होती है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय गुण है वो भी किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये जो चुंबकीय गुण होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन जवाबदार है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक प्रत्येक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और ये जो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है वो चुंबकीय आघूर्ण उसकी दो प्रकार की गतियों से प्राप्त होता है। मैंने आप लोगों को 11 में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार की गति रखता है। एक तो उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, और उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। जैसे कि ये पेन है, ठीक है ना। तो ये पेन अगर हम लोग दें और बीच में कोई केंद्र रखें तो ये पेन जो है इस तरह से घूमती है, मतलब कि उसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के आसपास जो है वो गति करती है। इसे हम लोग कहते हैं कक्षक गति। और इलेक्ट्रॉन अगर अपनी अक्ष के आसपास अगर गोल गोल घूमती है तो उसे हम लोग कहते हैं चक्रण। जैसे कि हम लोग उदाहरण में बात करेंगे कि सौर मंडल के अंदर पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूम रही है, जिसे हम लोग कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। उसको एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, और पृथ्वी अपनी अक्ष के केंद्र को रखकर जो है वो चक्रण गति करती है, और ये चक्कर लगाने के लिए उसे 24 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ही यहाँ पे जो भी ठोस अवस्था में अगर चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, और इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति के कारण है। एक है कक्षक गति और दूसरा है चक्रण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ एक चक्रण होता है और कक्षक भी होती है, जिससे वहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है। इसे मापे जाने वाली इकाई को बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय जो आघूर्ण होता है ना वो एक सूत्र से प्राप्त करते हैं, और वो सूत्र जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, जिसका मात्रक होगा बोहर मैग्नेट्रॉन। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर मैग्नेट्रॉन का मूल्य है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब पदार्थों के उनके चुंबकीय गुण के आधार पर 5 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लोह चुंबकीय, चौथा प्रतिलोह चुंबकीय, और पांचवा फेरी चुंबकीय। पहला जो है हम लोग बात कर रहे हैं अनुचुंबकत्व। देखो, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। हम लोगों ने आणविक कक्षक में इसकी चर्चा की थी। हम लोग दोनों तरफ परमाणुीय कक्षक लिखते थे, और दोनों तरफ एक लकीर बनाकर परमाणुीय कक्षकों को जोड़कर आणविक कक्षक इस तरह से हम लोग बनाते थे, ठीक है ना। फिर हम लोगों को पता चलता था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर कोई अयुग्मित बच जाता है, या तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित होते हैं, उसके प्रकार जो है अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व देखने को मिलता था, ठीक है ना। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है तो फिर वो अनुचुंबकीय होता था, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मानो कि युग्मीकृत होते थे तो वो प्रतिचुंबकीय कहा जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग ठोस पदार्थ के लिए भी बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो अगर ये अनुचुंबकत्व रखने वाले कोई पदार्थ हैं, तो अगर उनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र लाया जाए तो वो आकर्षित तो होंगे, लेकिन दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में इतना जल्दी वो आकर्षित हो पाते नहीं हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं। अगर वो चुंबकित होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। मतलब कि कोई अनुचुंबकत्व रखने वाला पदार्थ ले, उसको चुंबकीय क्षेत्र के पास में लाए तो उसके अंदर भी चुंबकत्व उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो पदार्थ को, अनुचुंबकत्व रखने वाले पदार्थ को अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाते हैं तो वो चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो मैंने अभी कहा ना कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकत्व कहेगा,
और अनुचुंबकत्व का गुणधर्म ये है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित तो होते हैं लेकिन दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब अनुचुंबकत्व रखने वाले पदार्थ कौन से हैं? ये है अनुचुंबकत्व रखने वाले पदार्थ। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये प्रतिचुंबकत्व रखने वाले पदार्थ को अगर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखोगे तो वो बिल्कुल भी आकर्षित होंगे नहीं, वो प्रतिकर्षित होंगे। उदाहरण है वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रतिचुंबकत्व रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी जो है वो दुर्बल रूप से आकर्षित नहीं हो सकती। दुर्बल रूप से क्या, किसी भी रूप से जो है आकर्षित नहीं हो सकती, वो सिर्फ प्रतिकर्षित ही होंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में इनके अंदर जो है चुंबकत्व उत्पन्न होगा। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जा सकता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हों। मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकत्व कहा जाएगा। इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्णों को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। तो अगर हम लोग प्रतिचुंबकत्व के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में होते हैं। अगर एक दूसरे से वो विरुद्ध दिशा में होंगे तो दोनों की दिशा वो विपरीत होने की वजह से वो चुंबकत्व जो है गुणधर्म खो देंगे, अर्थात वहाँ पर आघूर्ण देखने को मिलेगा नहीं, आघूर्ण का मूल्य 0 हो जाएगा। इसलिए ये कभी भी चुंबकीय गुणधर्म दर्शाते नहीं हैं। तो अनुचुंबकत्व चुंबकीय गुणधर्म दर्शाते हैं लेकिन कम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, वो प्रतिकर्षित होते हैं लेकिन दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें कभी भी चुंबकीय क्षेत्र अगर लाया जाएगा पास में तो ये कभी भी चुंबकीय गुणधर्म बताएंगे नहीं। चलो लोह चुंबकत्व। कुछ पदार्थ जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता था, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो अगर ऐसे पदार्थ को ले जैसे कि लोहे को, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र के पास में लाया जाएगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। अगर ये लोहे को अगर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र में लंबे समय तक रखोगे ना तो उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, तो वो भी जो है चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। मतलब कि उसके अंदर चुंबकीय गुणधर्म जो है वो लंबे समय तक रख सकते हैं, तो स्थायी रूप से उसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें डोमेन कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में इसका अभ्यास किया होगा। अगर हम लोग मानो कि लोहे का छोटा सा टुकड़ा ले तो उसमें बहुत सारे जो है ना घटक होते हैं। ठीक है ना। अगर मानो कि ये लोहे का मैंने टुकड़ा लिया है तो इसमें बहुत सारे घटक हैं। ये प्रत्येक घटक को हम लोग डोमेन कहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जब लोहा होता है ना तब ये डोमेन की दिशा एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। जब एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है
तो परिणामी चुंबकत्व जो है वो शून्य हो जाता है, अर्थात बिल्कुल भी वहाँ पर चुंबक का गुणधर्म देखने को मिलता नहीं है। लेकिन अगर ये लोहे के टुकड़े को अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबे समय तक रखा जाएगा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबे समय तक उसे रखा जाएगा तो ये जो डोमेन है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनकी दिशा अलग अलग है, वो एक ही दिशा में आ जाता है। और जब ये एक ही दिशा में आ जाता है तो ये लोहे का टुकड़ा या इनमें से कोई भी पदार्थ का अगर टुकड़ा लेंगे तो वो अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाएगा फिर भी इन डोमेन की दिशा जो है एक ही दिशा हो जाएगी और वह चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कि ये खुद जो है वो चुंबकीय गुणधर्म धारण कर लेते हैं। तो अगर इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यास हो जाएंगे और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे फिर भी डोमेनों का क्रम बना रहेगा और ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो ये है आप लोगों के लोह चुंबकत्व। चलो अब चौथा, नेक्स्ट। प्रतिलोह चुंबक। प्रतिलोह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड। डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ की सदस्य होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे की विपरीत अभिविन्यास होते हैं तथा एक दूसरे से के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। होते हैं ये जो है ना, इसके अंदर जो डोमेन होते हैं ना, जैसे इसमें डोमेन थे इसमें भी वही डोमेन होंगे, लेकिन क्या होता है कि सारे डोमेनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है और इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाता है। अर्थात इसमें कभी भी चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देख रहे हो तो चित्र नंबर 1.36 में अगर आप लोग दूसरे नंबर का देखोगे तो एक डोमेन की दूसरे डोमेन से दिशा जो है वो विपरीत है, इसलिए ये कहे जाएंगे प्रतिलोह चुंबकत्व। इसमें बिल्कुल भी जो है चुंबकीय आघूर्ण होगा नहीं। जैसा प्रतिचुंबकत्व में था वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों जो हैं समान हो सकते हैं, ये दोनों जो है वो समान हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व अगर आप लोगों को समझना है तो एक काम करो, चित्र देखिए। तो चित्र को 1.36 टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसमें तीसरे नंबर का क ख ग नंबर का उसमें देखो, ठीक है ना। जब पदार्थ में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखने को मिलता है। उसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय गुण पहले क्या होंगे, समान, फिर क्या हो जाएंगे विपरीत, फिर क्या हो जाएंगे समान, फिर क्या हो जाएंगे विपरीत, फिर क्या हो जाएंगे विपरीत। मतलब कि यहाँ पर जो भी डोमेन है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े, वो उनकी जो व्यवस्था के अंदर उनकी जो दिशा है वो इस तरह से देखने को मिलती है। पहले कुछ समांतर होंगे, फिर प्रति समांतर हो जाएंगे और फिर वो एक दूसरे की दिशाओं में कैसे रहेंगे, असमान रहेंगे। तो इस तरह से जो पदार्थ देखने को मिलता है इस डोमेन के इस दिशा के कारण उनमें फेरी चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो लोह चुंबकत्व में सारे क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। प्रतिलोह चुंबकत्व में क्या होंगे, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे। और फेरी चुंबकत्व में क्या होगा, पहले समांतर होंगे फिर वो प्रति समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्रम देखने को मिलेगा। ये लोह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो देखो आकर्षित कौन कौन होते हैं, अनुचुंबकत्व आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकत्व आकर्षित होते हैं और फेरी चुंबकत्व आकर्षित होते हैं। लेकिन फेरी चुंबकत्व कैसे आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से, अर्थात ये दोनों क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। अब उनके लिए उदाहरण दिए गए हैं। चलो उदाहरण में कौन कौन है, मैग्नेटाइट और फेराइट। ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो अगर इस पदार्थ को गर्म करेंगे ना तो फेरी चुंबकत्व खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अनुचुंबकत्व ये धारण करते हैं।
तो देखो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर पूर्ण हुआ। इनमें सारे जो है मैंने टॉपिक आप लोगों को चलाए, ठीक है ना। अगर उनमें से अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे जो है वो फ़ोन करके या तो रूबरू मिलकर जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का लास्ट टॉपिक जो है चुंबकीय गुणधर्म के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो है नया टॉपिक के लिए नए वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन कौन सा चैप्टर चालू करना है वो पहले मार्केट में से मैं जो जान लूँ, ठीक है ना। बोर्ड जो है अब हमारी यूनिट टेस्ट होगी। यूनिट टेस्ट 1 में हमारी टेस्ट थी, अब यूनिट 2 में जो है दूसरे सब्जेक्ट की है, अब यूनिट 3 टेस्ट में जो है वो हमारी टेस्ट आएगी। तो अब वो इसमें कौन से चैप्टर हैं वो हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। वैसे तो हम लोगों ने जो है चैप्टर पूर्ण कर दिए हुए हैं, 1 2 3 हो चुके हैं जो है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चलाना है वो मैं आप लोगों को देख कर जो है वो चालू करूँगा, पूछ कर जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर जितना चला है वो हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट का जो टेस्ट है उसको ज़रा गौर से जो है वो टेस्ट देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं।